हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब पीजे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम था, ये पोस्टपोन्ड हो गया था और इसके बाद एक नई डेट आई, जिसके बाद हम लोगों को काफ़ी अच्छा समय मिला। तो इसी क्रम में हम तैयारी को अपने विशेष करने के लिए एक नए तरीके से K2 वालों के लिए या फिर K3 वालों के लिए, सभी ग्रुप्स के लिए एक नया सेट जो है डिज़ाइन किए हैं, खुद के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। जेईई कप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है? ये आप सबके लिए हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया है और आपको काफ़ी अच्छा पसंद आएगा। विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के, इसमें हमने सबको संग्रहित किया है और एक नए तरीके से कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि पूरा आपका इसमें आपका चैप्टर वाइज़ जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है? डेली हम 5-5 क्वेश्चन 5-5 का मतलब कि एक-एक चैप्टर से सारे मतलब सिलेबस के जो चैप्टर हैं, उनके 5-5 क्वेश्चन को सम्मिलित किए हैं, ठीक है? 5-5 से करेंगे तो 12 चैप्टर अगर इलेक्ट्रिकल में हैं, तो 60 क्वेश्चन आपके हो जाएँगे, ठीक है? इसी तरह हम डिस्कस करते जाएँगे, तो एग्ज़ाम आने तक जो अभी समय है, काफ़ी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, ठीक है? तो इसमें हमने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रुप K2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए लिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये बिल्कुल भी ना समझें कि मतलब क्योंकि मैंने उनका सिलेबस रीड किया है या फिर प्रीवियस ईयर हमने पहले क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे कि सेम ही पाएँगे, 5 क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछता है, बस वही अंतर रहता है, बाकी 60 में से 55 क्वेश्चन आपको डिट्टो मिलेंगे, ठीक है? ये K2 का है, ऑफलाइन का ये जो होता है पेज और यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है? तो जो भी चैनल पे आए सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे डेली आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है? एक-एक चैप्टर हम बनाए हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल वाले तो बिल्कुल भी एकदम समझ लीजिए 5-5 क्वेश्चन एक-एक चैप्टर वाइज़ हम इसको खुद से हाथ से डिज़ाइन किए हैं, ठीक है? तो आपको एक छोटा-सा काम करना है, बस सब्सक्राइब करना है। चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। विद्युत का मूल, ठीक है? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन लिए हैं और 5 क्वेश्चन से आप जानेंगे, आज ये बेसिक से रहेंगे और इसके बाद 0 से एकदम हीरो लेवल पे पूरा चलेंगे, ठीक है? न्यूट्रॉन पे आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कौन-सा आवेश होता है आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी आवेशहीन या फिर डी भिन्नात्मक, ठीक है? तो एक पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ये होता है आवेशहीन होता है, ठीक है? न्यूट्रल होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं, फिर अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आवेशहीन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत अपघट्य, ठीक है? जहाँ पे जो हिंदी आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, उसका इंग्लिश में बताएँगे। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वैद्युत अपघट्य होता है, में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, ठीक है? जो करंट फ्लो करती है, वो किस चीज़ के कारण करती है? जैसे आपको पता है कंडक्टर में जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, वहीं अगर हम डायोड और ईपीएनपी और एनपीएन में देखेंगे तो होल्स के कारण होती है। और अगर इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे वैद्युत अपघट्य या फिर इलेक्ट्रोलाइट में पूछ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, बी होल्स, सी आयन या फिर डी न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो दूसरे क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है, एक धनायन होता है, एक ऋण आयन होता है, ठीक है? तो जो इनके आयंस के द्वारा जो विद्युत की धारा की सप्लाई होती है, धारा प्रवाह होता है, उसे आयंस कहते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन है, जब कांच के टुकड़े को, ठीक है, कांच के टुकड़े को रेशम से मतलब रगड़ा जाता है, घर्षण कराने पर रेशम पर होगा, ठीक है? रेशम पे चार्ज पूछता है या फिर कांच पे चार्ज पूछता है, कांच पे किस प्लस चार्ज होगा, धनावेशित होगा या फिर रेशम पे कौन सा चार्ज होगा, ठीक है? तो 3 नंबर क्वेश्चन को के ऑप्शन को देखेंगे, ए धनावेशित, बी ऋणावेशित, सी आवेशहीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है? तो अगर रेशम पे कौन-सा चार्ज होगा, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणावेशित। रेशम पे ऋणावेशित हो जाएगा और काँच की जो छड़ रहेगी, उसपे धनावेशित होगा, ठीक है? तो यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया बी वाला ऋणावेशित। ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है? और जिससे जिससे मतलब कर रहे हैं, ठीक है? काँच से वैसे बोलेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और जिस पे मतलब घर्षण कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, उससे उस पर क्या होगा, उसपे ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन, कूलाम्ब के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है? आपको ऑप्शन है, 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है? उसके जो बीच की दूरी होती है, आर स्क्वायर या डी स्क्वायर बोल सकते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है? निर्वात की परम वैद्युतशीलता जो होती है पर निर्भर करता है या फिर डी उपरोक्त सभी, ठीक है? तो कूलम का नियम अनुसार जो देखेंगे, ये चारों ऑप्शन जो आपका है, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका डी मतलब सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है? तो 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
5वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है, ठीक है। तो ये धनावेश से होकर ऋणावेश पर या फिर ऋणावेश से होकर धनावेश पर या अनियंत्रित होती है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर जो विद्युत की रेखाएं होती है, किरणस होती हैं, ये होती है, ठीक है। धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर जाती है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो एक टॉपिक से मतलब एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे ही डेली चलेगा, फिर आगे फिर 5 क्वेश्चन फिर लेंगे, फिर ऐसे चलेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे। सेल और बैटरी का चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर। इससे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था, ठीक है। पहली बार जब बनाया गया था सेल कौन सा सेल था। ए ऑप्शन है डेनियल सेल, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मतलब इधर उधर हो गया है, ठीक है। सी वोल्टाइक सेल या फिर बी लेक्लांची सेल या फिर डी शुष्क सेल, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टाइक सेल, ठीक है। आप जानते हैं जो वोल्टा साहब ने मतलब 1800 के समथिंग आपका जो मतलब वैज्ञानिक उन्हीं के नाम पे आपका वोल्टाइक सेल पड़ा था, ठीक है। तो उन्होंने 2 प्रकार की छड़ ली थी और उस एक इलेक्ट्रोलाइट में करके आपका वोल्टाइक सेल बनाया था। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वोल्टाइक सेल हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन है, वोल्टाइक सेल होगा। सी वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल मान कितना होता है, ठीक है। उस पर कितना वोल्टेज का चार्ज होता है वोल्टेइक सेल पे। दूसरे नंबर जो क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है 1.08 वोल्ट, 2.02 वोल्ट, बी सी है 5 वोल्ट या फिर 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में देने का प्रयास कीजिएगा कि मतलब कौन सा होगा। हमारे मतलब आंसर जवाब देने का मतलब वेट मत कीजिएगा, अगर आपको आता होगा तो पहले दीजिएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा 1.08 वोल्ट, ठीक है। ये अभी ये आंसर जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो गया ये 1.08 वोल्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो हम गोल्ड प्रयुक्त करते हैं, तो डेनियल सेल में कौन सा प्रयुक्त होता है। ए कॉपर सल्फेट, बी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, सी आपका मैग्नीज ऑक्साइड है या फिर डी जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। डेनियल सेल में हम क्या प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है, आपको बताना है। जो आपकी ड्राई सेल होती है किस सेल को प्रवर्धित कर संशोधित करके बनाया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए वोल्टेइक सेल, बी डेनियल सेल, सी आपका लेक्लांची सेल या फिर डी किसी का नहीं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लेक्लांची सेल हो जाएगा, ठीक है। शुष्क सेल है जो है लेक्लांची सेल का संशोधित रूप है, तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है। लेक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग होता है, ठीक है। लेक्लांची सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है वो किस चीज का होता है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, बी कॉपर सल्फेट, सी मैग्नीज डाइऑक्साइड या फिर डी H2SO4। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 5 का ए हो जाएगा। जो आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने तीसरे चैप्टर पर बढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। चुंबक इंग्लिश में मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अति सूक्ष्म पहला क्वेश्चन है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक को कई टुकड़ों में विभाजित कर देंगे तो पोलों की ध्रुवों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1, बी 2, 1 से 1 या 2 या फिर 0, ठीक है। तो चुंबक को जितने भी मैग्नेट को जितने भी भाग में करेंगे तो उसमें हमेशा ही 2 पोल्स बनेंगे, एक आपका नॉर्थ एक आपका साउथ। चाहे जितने छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे उसका जो बिहेवियर है चुंबक का वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों की संख्या कितनी होगी, तो आपका एक पहले का हो जाएगा 2, ठीक है। राइट आंसर आपका हो गया बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है आपको बताना है। चुंबक की जो कैपेसिटी होती है मतलब पावर होती है सबसे ज्यादा कहाँ होती है। ए ध्रुवों पर, बी बीच में, सी ज्यामितीय किनारों पर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये ध्रुवों पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो गया ये ध्रुवों पे सबसे ज्यादा जो पोलर पे होता है ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो होती है चुंबक की प्रबलता होती है, कैपेसिटी होती है, पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम चुंबक जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होते हैं मानव द्वारा बनाए गए होते हैं की क्षमता प्राकृतिक जो नेचुरल चुंबक होते हैं की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो मानव बनाएगा वो उसमें और ज्यादा मतलब
प्रवर्धित करेगा, तो यहाँ से उसकी क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ए ऑप्शन है कम, बी है अधिक, सी है बराबर या फिर डी है आधी। ठीक है, आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी कृत्रिम चुंबक की जो कैपेसिटी होती है ये उस प्राकृतिक चुंबक से अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन। विद्युत चुंबक है एक, ठीक है, विद्युत चुंबक क्या होता है? एक प्रकार का अस्थायी चुंबक होता है, बी प्राकृतिक चुंबक होता है, सी अस्थायी चुंबक होता है, टेम्परेरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अस्थायी चुंबक होता है, मतलब जब तक आप सप्लाई चुंबक को देंगे, ठीक है, चुंबक मैग्नेट को, मतलब जो हम बनाए हैं मृदु इस्पात से, ठीक है, उस चुंबक को डिजाइन किए गए हैं और उस पे हम कुंडली या फिर कॉइल लपेट कर, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक चुंबक बनाए हैं। तो जब तक उसमें सप्लाई रहेगी, पावर रहेगी, तब तक चुंबक अपना गुण दिखाएगा, अन्यथा उसका गुण खत्म हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी होता है जब तक विद्युत चुंबक जो होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 4 नंबर का सी। ठीक है, अस्थायी चुंबक होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, इस वाले सेक्शन का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का, ठीक है, वाम हस्त नियम तर्जनी उंगली किस प्रदर्शित करती है? ठीक है, आपको पता है कि जो फ्लेमिंग के दो नियम हैं, एक दाएं हाथ का नियम, एक बाएं हाथ का नियम। ठीक है, जब जो आपका मिड फिंगर होता है, ठीक है, और आपकी मिड तर्जनी और अंगुष्ठ का जो 90 अंश का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे जो होता है हम मोटर और जनरेटर इन सब की जो दिशा या फिर चुंबकीय दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और दाएं हाथ के नियम से, इन्होंने दो नियम दिए हैं। तो यहाँ पे बाएं हाथ के नियम के तर्जनी वाली अंगुली किसको प्रदर्शित करती है, आपको बताना है। 5 का जो ए ऑप्शन है बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी विद्युत धारा की दिशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है 5 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आपका जो तर्जनी उंगली दिखाएगी ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को आपको दिखाएगी, तो आपका राइट आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, इसी तरह अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है और जो पॉलीफेज, ठीक है, बहुकला प्रणाली हिंदी में बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले मतलब कोई भी सेट आ रहा है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से नहीं किए, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल मान क्या कहलाता है? मतलब जैसे किसी भी पल मेजर कर लिए, ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इंग्लिश में, वोल्टता का किसी पल मान क्या कहते हैं? तात्कालिक मान बोलते हैं। ठीक है, शिखर मान, तात्कालिक मान, आरएमएस मान या फिर औसत मान। तो अगर हम किसी भी टाइम रैंडमली किसी भी टाइम मेजर करते हैं तो उसको तात्कालिक मान बोलते हैं। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र, ठीक है, प्रायः सभी वैद्युत मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं? ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के किस मान को दर्शाते हैं? आपको ये ऑप्शन है, ए शिखर मान, बी तात्कालिक मान, सी आरएमएस मान या फिर डी औसत मान। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आरएमएस मान। ठीक है, मापक यंत्र जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हमेशा आपका आरएमएस मान दिखाते हैं। ठीक है, आरएमएस मान को ही दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणनाओं आदि में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है? जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कौन सा मान हम प्रयोग करते हैं? औसत मान प्रयोग करते हैं, तात्कालिक मान या शिखर मान या फिर आरएमएस मान। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एवरेज मान। जब भी हम किसी चीज को कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं तो एवरेज मान का ही प्रयोग करते हैं कि जो आपका औसत निकल के आया। ठीक है, इस तरह से औसत मान आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती राशि में आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पीक फैक्टर बोलते हैं आरएमएस मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं? पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर या फिर पावर फैक्टर। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? आरएमएस मान बटा औसत मान। ऐसे इस सूत्र को भी याद रखेंगे। आपका एक क्वेश्चन तो मतलब जैसे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा ये आपका फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फॉर्म फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस जो चैप्टर है। अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 अंश हो, ठीक है, जो एसी वोल्टेज हो या फिर धारा हो, ठीक है, इन्हीं के बीच का अंतर पूछता है। अगर 90 अंश हो तो क्या कहलाती है? ए एंटी फेज, बी क्वाड्रेचर या फिर इन फेज या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वाड्रेचर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर, जब अगर 90 अंश का अंतर होगा तो क्वाड्रेचर होगा। ठीक है, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर देखते हैं। वैद्युत मापक यंत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
पहला क्वेश्चन इनमें कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राइमरी यंत्र है, ठीक है, प्राथमिक यंत्र कौन सा है आपका, चुंबकीय सुई, बी अमीटर, सी वोल्ट मीटर या फिर किलोवाट घंटा मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक यंत्र पूछा है तो प्राथमिक यंत्र में होते हैं जिनमें द्वितीयक का सहारा नहीं लिया जाता, मतलब किसी द्वितीयक राशि का सहारा नहीं, मतलब डायरेक्ट मेजर किया जाता है, जैसे चुंबकीय सुई हो गई, तो ये एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, प्राथमिक यंत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक जो होता है, कंपास जो होता है, ये चुंबकीय सुई बोल सकते हैं हिंदी में, तो ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, ठीक है। जो यंत्र होता है, वैद्युतिक राशि जो होती है, जैसे आपका वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, पावर फैक्टर हो गया, इन सभी को एक जो आप देखते हो कभी कभी भूकंप जब आते हैं तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग टाइप का मीटर लगा होता है, वो पेंसिल या फिर पेन से उनमें सेट होते हैं और वो मान को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में हम लोगों को सूचित करते हैं कि 6.8 तीव्रता का भूकंप था या फिर इनका पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब फ्लिप फ्लॉप ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पे दर्शाता है, तो इस प्रकार का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सब होते हैं क्या, रिकॉर्डिंग टाइप के यंत्र होते हैं, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड होता है, एक इंडिकेटेड होता है, एक इंटीग्रेटेड होता है और एक रिकॉर्डिंग होता है। तो रिकॉर्डिंग टाइप का जो होता है पावर फैक्टर को जैसे हमें रीड करना हुआ तो रिकॉर्डिंग टाइप के यंत्र को प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, यह रिकॉर्डिंग यंत्र हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ों को एक पेपर पे मतलब मेजर करते रहते हैं, जैसे पावर फैक्टर को हमें मेजर करना हो तो रिकॉर्डिंग टाइप के यंत्र को प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाते हैं, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन है आपके सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र या इंटीग्रेटेड यंत्र या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सूचक मान जो होता है ये तात्कालिक मान को डायरेक्ट आपको इंडिकेट कर देता है, जैसे हमें वोल्टमीटर से हमें वोल्टेज मेजर करना हो तो नाम दिखा देता है 220 वोल्ट, डायरेक्ट एक मान, ठीक है। रिकॉर्डिंग की हमने बात कर ली कि जैसे आपका भूकंप हो गया या फिर हमें पावर फैक्टर रीड करना हुआ तो एक मतलब ग्राफ पे पेंसिल के द्वारा मतलब इक्विपमेंट के द्वारा डिजाइन ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है, उसी को रिकॉर्डिंग यंत्र बोलते हैं। और एक प्रकार का होता है इंटीग्रेटिंग यंत्र, जैसे आप देखते हो घरेलू घरों में जो आपका विद्युत मीटर होता है, ये क्या होता है इंटीग्रेटेड, की मतलब पिछले सारे आंकड़े को इकट्ठा रखता है और आपको जब भी आप प्रेक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखाता है। तो आपका जो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड यंत्र जो होता है, ये आपका घरेलू जो मीटर होता है ये बेसिकली वही होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो गया 3 नंबर का, ये सी वाला हो गया, इंटीग्रेटेड यंत्र हो गया। आप समझ में आ गया, गांव में जो मीटर लगे होते हैं ये सारे मान को जो पिछले आपने यूनिट जो कंजर्व की है उन सबको रिकॉर्ड करके रख के आप जब प्रेषित करते हैं तो आपको दिखाता है। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के पर कार्य करते हैं, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव या डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। जो वैद्युत मापक यंत्र होते हैं ये ऊष्मीय प्रभाव भी, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव और इनमें से सभी हो जाएगा, तो आपका सभी प्रभाव से काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस सेक्शन का जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसके बाद नया चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्त लगी होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। प्रभाव अगर इफेक्ट की बात करेगा, जैसे कोई इक्विपमेंट है उसमें एक डिवाइस लगी है जो मतलब जो आपके प्रभावों को, ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सभी प्रभावों को मतलब मेजर मतलब ऑब्जर्व करके इसके बाद हमें सूचित करता है, तो कौन सा यंत्र होता है, तो ए सूचक, बी सेंसर, सी चुंबक या फिर डी स्केल। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। सेंसर लगे होते हैं जो थोड़े से भी मार्जिन अंतर को आपको बताते हैं, ठीक है। तो सेंसर का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, ये दृष्ट धारा जनरेटर, ठीक है, या फिर जनित्र बोलते हैं, डीसी जनरेटर होता है। आपका पहला क्वेश्चन का है, डीसी जनरेटर में फील्ड जो होता है, डीसी जनरेटर होता है जो फील्ड होता है, पोलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। फील्ड में पोल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होती है आपको बताना है, 1, बी ऑप्शन है आपका 2, सी ऑप्शन है 4 या फिर डी ऑप्शन है 8, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में जो पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है ये 2 होती है, ठीक है। आपको पता है मिनिमम जो संख्या होगी ये कितनी होगी, 2 होगी। तो आपका राइट आंसर बी वाला हो गया, बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं, ठीक है। फील्ड में जो पोल्स होते हैं ये किस धातु के बने होते हैं, आपके ऑप्शन है ए कास्ट स्टील, बी माइका के, सी तांबा के, डी जस्ता के, ठीक है। तो यहाँ से दो नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाला कास्ट स्टील, ठीक है। जो इसके पोल्स बने होते हैं, फील्ड पोल्स बने होते हैं, ये कास्ट स्टील के बने होते हैं, आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। ठीक है, जब हम कोर्स को लेमिनेटेड कर देते हैं तो एडी करंट जो लॉसेस होता है ये काफी कम होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया है एडी धारा, एडी करंट जो लॉस होता है, या फिर कॉपर लॉस, ताम्र क्षति, यांत्रिक लॉस, मैकेनिकल क्षति, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एडी धारा क्षति। ठीक है, एडी करंट लॉसेस जो होता है, आप अगर लेमिनेटेड कोर प्रयोग करेंगे तो इससे लॉसेस कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं, स्लॉट क्यों कटे होते हैं आर्मेचर में, आपको बताना है। तो यहाँ से आपके ऑप्शन है, आर्मेचर को घुमाने में आसानी होगी, बी आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए, सी माइका भरने के लिए, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो स्लॉट इसीलिए कटे होते हैं क्योंकि उसमें आर्मेचर की जो कॉयल होती है, आर्मेचर की जो बाइंडिंग होती है उसी को स्थापित करने के लिए होती है। तो आपका राइट आंसर बी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 4 पोल वेब वाउंड जनरेटर के आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वेब वाउंड में पूछ रहा है, एक लैप वाउंड होता है, एक वेब वाउंड होता है। ठीक है, तो लैप में जो होता है ए बराबर पी होता है, समांतर पथों की संख्या बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी। ठीक है, वहीं अगर वेब में बात करेगा तो ए बराबर समांतर पथों की संख्या का मान हमेशा फिक्स होता है, ये 2 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ठीक है, चाहे 4 पोल हो चाहे 8 पोल हो, अगर वेब वाउंड जनरेटर है तो उसके आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 ली जाएगी। यहाँ से आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अब यहाँ से डीसी मोटर स्टार्ट करते हैं। डीसी मोटर के जो क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के जो होंगे, इसी तरह हम आगे भी बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बीच वाली उंगली। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो तर्जनी को पूछा था, आपकी मिड फिंगर को पूछ रहा है, क्या दर्शाएगा, ए बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी आपका विद्युत धारा की दिशा, या उपयुक्त तो सभी। ठीक है, तो सभी कैसे दर्शाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चुंबकीय विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा यहाँ से खुद ही पेपर को जनरेट किया है तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। ऑप्शन जो हो गया सी वाला यहाँ पे ऊपर हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, आपका मिड फिंगर से विद्युत धारा की दिशा और तर्जनी फिंगर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। ठीक है, आपका बॉडी, फील्ड पोल, आर्मेचर, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर घूमने वाला भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे डीसी अगर मोटर की बात करेंगे तो आर्मेचर जो होता है ये घूमने वाला भाग होता है। जैसे कभी कभी आप जो खिलौनों में जो मोटर जो प्रयुक्त होती है, कभी कभी आपने उसे ओपन किया हो, हमने तो बहुत बार किया है, तो उसमें जो जो फील्ड होती है, जो जो सॉफ्ट होती है, उसी पे आर्मेचर वाइंडिंग की गई होती है, और महीन सा पतला सा वायर जो होता है उस पे, उसी को आर्मेचर बोलते हैं, और फील्ड पर की गई होती है। तो अगर आपने कभी ओपन किया हो तो आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, डीसी मोटर उसी को बोलते हैं जो मतलब बैटरी के सप्लाई से चलता है, डीसी सप्लाई से चलता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था। ठीक है, लैप में ए बराबर पी होता है। ठीक है, जहां पे समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में है पोलों की संख्या के बराबर, बी 2, सी 4, या फिर डी 8। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, ए बराबर पी होता है। ठीक है, लैप में ए बराबर पी होता है, तो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे लैप वाइंडिंग में पूछ रहा है, तो पोलों की संख्या के बराबर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक। ठीक है, दिक् परिवर्तक मतलब क्या हो गया, जो कंप्यूटेटर होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब जैसे एसी को डीसी में बदलना होगा, कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक का काम क्या होता है। ठीक है, एसी को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर लगा के, या फिर रेक्टिफायर का, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से डीसी मोटर का की बात कर रहा है, दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। ऑप्शन है तांबे का, बी अभ्रक का, बेकेलाइट का, कास्ट आयरन का। ठीक है, तो ये बेकेलाइट इससे का क्यों बनेगा। ठीक है, तो 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कॉपर का बेसिकली बनता है कम्यूटेटर हमेशा। जैसे आप ऐसे भी याद रखेंगे, सी से कम्यूटेटर, पहला अक्षर क्या है, सी, और सी से कॉपर। ठीक है, तो इसे कभी नहीं भूलेंगे, तांबे का हमेशा याद रखेंगे, दिक् परिवर्तक। ठीक है, तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड होगी जो आपके क्वेश्चन को मतलब जैसे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन खत्म होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आपका सेशन चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले बिल्कुल भी पूरी वीडियो जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं वो लगभग ही पूरी वीडियो देखते हैं, और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों मित्रों यारों के पास शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैक ईएमएफ की भी कहते हैं। ठीक है, बैक ईएमएफ को क्या और कहते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है, बैक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक, जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, या फिर काउंटर ईएमएफ। ठीक है,
तो बैक ईएमएफ जो होता है यहाँ से डीसी मोटर में, ये जो विरोधी भी कहते हैं, बैक ईएमएफ भी कहते हैं और काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब हम परिणाम मित्र, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर इंग्लिश में बोलते हैं, इसके क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन को रखा है ताकि आपके 60 क्वेश्चन सभी जो, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है तो सभी सेक्शन में से, सभी चैप्टर्स में से मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रांसफार्मर में आपको पता है बुखोल रिले लगा होता है, जो आपका टेम्परेचर जब कभी मान लो कि उसका हाई हो गया या फिर बहुत ज़्यादा लोडेज है तो बुखोल रिले क्या है, एक सेंस करके सर्किट को ओपन करवा देती है और जो आपका ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता है। ठीक है, तो वो बुखोल रिले में जो माल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, माल फंक्शनिंग होने का कारण क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरहीट है, बी भारी बायस शॉर्ट सर्किट है, सी तेल का स्तर रिले लेवल से नीचे गिरने से, या फिर असंयमित ब्रीदिंग एक्शन से। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर अधिक हीट है, ओवर हीट है, तो माल फंक्शनिंग होने का कारण यही होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ओवर हीट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन में प्रयोग नहीं होता? ठीक है, कंजर्वेटर तो प्रयोग होता है, मतलब जो अगर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें कंजर्वेटर होता है, बी ब्रीदर होता है, बुखोल रिले होता है, लेकिन उत्तेजक जो एक्साइटर का कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। तो दूसरे क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, एक्साइटर तो आपका जो होता है ये सब आपको जनरेटर और इन सब में एक्साइटर प्रयोग किए जाते हैं कि और भी ज़्यादा जी, जैसे आपका हो गया सिंक्रोनस जनरेटर में जितने ज़्यादा आपका पावर फैक्टर इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे उत्तेजक जो एक्साइटर बात करते हैं इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर दूसरे क्वेश्चन का हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टेरिसिस जो ह्रास होता है, लॉस होता है इंग्लिश में, हिस्टेरिसिस लॉस सबसे कम निर्भर करता है, मतलब किस चीज़ पे सबसे कम निर्भर करता है आपको बताना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का को जो ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी आवृत्ति, सी एम्बिएंट तापमान, या फिर मटेरियल की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एम्बिएंट तापमान। ठीक है, ये जो टेम्परेचर होता है एम्बिएंट तापमान, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। हिस्टेरिसिस जो लॉसेस होता है इसका कम प्रभाव पड़ता है। बाकी आप जानते हैं कि आवृत्ति के जो ये होता है एकदम समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, मटेरियल की मात्रा जो होती है इन सभी के। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक है, ठीक है, ए प्रवर्धक एम्पलीफायर है तो नहीं है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। बी गतिज मशीन है, सी स्थैतिक मशीन है, डी रोटरी कन्वर्टर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेसिक क्या है, स्थैतिक मशीन है। ठीक है, एक जगह आप देखे होंगे स्थिर होती है, इसमें कोई रोटेटिंग जो पार्ट होता है वो नहीं होता है। तो यहाँ से जो 4 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, स्थैतिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे काम करती है। तो ऐसे परिभाषा में आपने भी पढ़ा होगा, अगर ट्रांसफार्मर की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। अगर हम वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को डाउन करेंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज को अप करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेकेंडरी जो आपका जो सर्किट होती है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक ये आपका जो कोर्स होती हैं ऐसे कुछ प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब इधर आपका प्राइमरी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कुछ कुंडलियाँ लाएंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का वाइंडिंग होता है। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्शन पे होता है, यहाँ पे कुछ डॉटेड हो जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड से, ठीक है, सेकंड से यहाँ पे जो आपका इसकी संख्या हम बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राइमरी साइड है, ये आपका सेकेंडरी साइड है। ठीक है, यहाँ से पेन अच्छे से नहीं चल रही है लेकिन आपको समझने में आ गया होगा। ठीक है, प्राइमरी साइड में अगर हम बाइंडिंग की संख्या, मतलब जो टर्न्स की संख्या है इसको कम कर देंगे और सेकेंडरी संख्या जो आपका जो है इसमें टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे तो आपकी सप्लाई जो वोल्टेज है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, एनएस बड़ा है एनपी से, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी बड़ा है, परिवर्तित होता रहता है, एनएस बराबर है एनपी, एनपी बड़ा है या एनएस से। ठीक है, तो जो आपको डायग्राम में हमने समझाया इसके मुताबिक जो होगा ये 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, जब अभी हम सेकेंडरी को के टर्न की संख्या ज्यादा रखेंगे प्राइमरी से तो आपका जो ट्रांसफार्मर निर्माण होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, प्रत्यावर्तक की बात करते हैं, अल्टरनेटर की बात करते हैं, जहां से हम विद्युत सप्लाई उत्पादित करते हैं पावर स्टेशनों में। किस प्रकार की धारा अल्टरनेटर जनित्र उत्पन्न करता है आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शन है डीसी तथा एसी दोनों, एसी डीसी से संबंधित, मतलब जो होता है अल्टरनेटिंग, मतलब ऐसे डीसी। ठीक है, जिसमें आपकी कुछ रूप में अशुद्ध डीसी जिसे बोल सकते हैं, कुछ अंश आपका होता है
यहाँ प्योर डीसी नहीं होती है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो अल्टरनेटर में जो उत्पन्न करता है वो किस प्रकार की धारा होती है, एसी या डीसी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एसी। ठीक है, अल्टरनेटर हमेशा उत्पन्न एसी ही करेगा, बाद में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, डीसी फॉर्मेट में, एसी फॉर्मेट में, जैसा भी आपको आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है। ठीक है, अल्टरनेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पारस्परिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के रूप में तो ट्रांसफार्मर में वर्क करता है। बी वाला आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन, सी आपका स्वतः इंडक्शन या फिर ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम होता है, तो इसी के सिद्धांत पे आपका अल्टरनेटर जो है वर्क करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के करंट की आवश्यकता अल्टरनेटर के रोटर की होती है। ठीक है, रोटर पे कौन सी करंट आपको चाहिए होती है, जो आपको बताना है अल्टरनेटर में। ठीक है, जो प्रत्यावर्तक बोलते हैं। 3 नंबर का जो आपके ऑप्शन है, डीसी की, स्पंदित डीसी की, एसी की, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अल्टरनेटर के रोटर पे आवश्यकता होती है, ये शुद्ध डीसी की आवश्यकता होती है। डीसी की आपकी बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटर जो बड़ा आकार हो उसमें फ्लक्स कैसा रखा जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर जो बड़े आकार का होता है, जैसे हम पावर स्टेशनों पे उपयोग करते हैं, बड़े आकार का है, तो उसमें क्या करते हैं, फ्लक्स को कैसा रखा जाता है। फ्लक्स व चालक दोनों घूमने वाले होंगे, बी घूर्णन, फ्लक्स और चालक दोनों स्थिर होंगे, या फिर स्थिर। ठीक है, फ्लक्स को कैसे रखा जाएगा, यहाँ से ये पूछ रहा है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी घूमने वाला। ठीक है, फ्लक्स को रोटेटिंग रखेंगे और जो उसकी जो आपकी कुंडली होगी, कॉइल्स होंगी, उनको स्थिर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स को हम रोटेटिंग टाइप का बनाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 4 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये घूर्णन रोटेटिंग टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग्स होते हैं। ठीक है, अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं। ठीक है, रोटर की बात कर रहा है, क्योंकि रोटर पे हमें डीसी सप्लाई देनी होगी, तो यहाँ पे हमें दो ही स्लिप रिंग चाहिए होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग, कोई स्लिप रिंग नहीं। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 2 स्लिप रिंग, क्योंकि हमें जो आपका फील्ड है उसमें हमें देना है, ठीक है, डीसी सप्लाई, तो आपको चाहिए कि 2 स्लिप रिंग। ठीक है, आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्शन है प्रदीप्त। ठीक है, यहाँ पे 12 सेक्शन है, जो इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट 12 सेक्शन है, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इल्यूमिनेंस इसको बोलते हैं। फ्लोरेंस जो ट्यूब के, पहला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत, एक लेयर चढ़ी होती है, क्यों, उसका कारण क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है सजावटी रूप में दिखने के लिए इसलिए प्रयोग करते हैं, बी उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, या फिर डी, बी और सी दोनों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऐसे मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो यहाँ पे जो हो लास्ट वाला ऑप्शन जो हो जाएगा बी और सी बोथ होगा। ठीक है, बी एंड आपका जो सी होगा ये बोथ होगा। ठीक है, ये लास्ट वाला, और यही सत्य भी है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा रहा है। तो यहाँ पे फ्लोरेंस ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक लेयर चढ़ी होती है, और लेयर को भी अभी आपको बताएंगे, उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए होता है, और भिन्न भिन्न जो अलग अलग टाइप के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी होता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, बी और सी बोथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो बी और सी बोथ हो जाएगा। ठीक है, बी और सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब में हरा प्रकाश रंग प्रकाश उत्सर्जन के लिए कौन सा फ्लोरेंस पदार्थ उपयोग किया जाता है। जो आपकी जो चूर्ण प्रयोग किया जाता है उसमें फ्लोरेंस ट्यूब में, वो कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। ए कैल्शियम टंगस्टेट, बी जिंक सिलिकेट, सी मैग्नीशियम टंगस्टेट, या फिर डी कैडमियम बोरेट। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, जिंक सिलिकेट का हम प्रयोग करते हैं, जिंक सिलिकेट का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। एक सेकेंड, यहाँ से बैक, रिकवर, ओके, ये रिकवर हो गया। तो फ्लोरेंस ट्यूब में जो हरा रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, जिंक सिलिकेट। यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फ्लोरेंस ट्यूब में किस प्रकार के चोक का संयोजन किया जाता है। ठीक है, ट्यूब में जो आपका चोक होता है, पहले आप बड़े बड़े आकार के चोक प्रयोग होते हैं, तो छोटे उसी में जो इनबिल्ड हो जाते हैं ऐसे चौक का प्रयोग होता है। तो समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चौक्स प्रयोग किए जाते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, सीरीज में लगे होते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी वाला हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। जो चौक प्रयोग होते हैं फ्लोरेंस ट्यूब में ये सीरीज में लगे होते हैं। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
प्रकाश और ऊष्मा दोनों अधिक देने के कारण, प्रकाश और ऊष्मा दोनों कम देने के कारण, प्रकाश रूम ऊष्मा अधिक देने के कारण, प्रकाश अधिक ऊष्मा कम देने के कारण। तो हमें प्रकाश चाहिए, ज़्यादा चाहिए होता है और ऊष्मा जो होती है ये कम चाहिए होता है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से 4th नंबर का निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रकाश अधिक चाहिए, ऊष्मा कम चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका जो गैस धातु फिलामेंट लैम्प टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें प्रकाश अधिक चाहिए और ऊष्मा कम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सतह पर इल्यूमिनेस उस स्रोत से सतह की दूरी के होता है, मतलब किसके समानुपाती होता है। बी होगा वर्ग के समानुपाती, सी होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर डी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला अपने सेक्शन देखते हैं। अचालक जो आपका इंसुलेटर होता है, विद्युत तार, केबल, विद्युत उपकरण, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ठीक है। घरों में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। घरों में किस प्रकार के विद्युत का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है एसी, बी डीसी, एसी या डीसी दोनों या उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहले नंबर का ए हो जाएगा। घरों में हमेशा हम लगभग एसी का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से राइट आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है, ठीक है। 3 फेज के लिए आपको पता है सिंगल फेज के लिए 220 वोल्ट, और 3 फेज के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 100 से 140 वोल्ट, 220 से 200 वोल्ट, या फिर 200 से 300 वोल्ट, या 400 से 440 वोल्ट। जो 3 फेज की वोल्टेज होती है ये 400 से 440 वोल्ट ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज सर्किट में कितने वोल्टेज पर जोड़ा जाता है। जो सिंगल फेज की आपकी सर्किट होती है ये कितने वोल्ट पे जोड़ा जाता है। 220 वोल्ट, 320 वोल्ट, 440 वोल्ट या 100 वोल्ट, ठीक है। तो सिंगल फेज जो घरों में घरेलू डोमेस्टियल प्रयोग की जाती है 220 वोल्ट प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायरिंग कनेक्शन अधिक सस्ती है, ठीक है। तो कौन सी अधिक सस्ती होगी, ट्री सिस्टम, बी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, सी दिया है ए और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये ट्री सिस्टम, ठीक है। वायरिंग की हमेशा जो ट्री सिस्टम होती है ये बिल्कुल भी मतलब सस्ती होती है और सरल होती है, ठीक है। ऐसे मतलब जो अस्थायी रूप में जो हम करते हैं, जैसे मेलों में हो गया आपका कोई प्रोग्राम हो गया, वहां सब की जो वायरिंग करते हैं वो ट्री सिस्टम के बेस पे करते हैं, सस्ती होती है पर टिकाऊ कम होती है, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये सस्टेन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वायरिंग के प्रकार को जानने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए। टिकाऊपन, सुरक्षा, मूल्य, ये सभी, ठीक है। टिकाऊपन भी होना चाहिए, सुरक्षा भी होते हैं, सेफ्टी, और आपके मूल्य को भी ध्यान में रख के हम वायरिंग को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ये तो ऐसे बेस पे हैं जो सभी लोग बना सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपका होता है, ठीक है। जिसको जो हमारा और आज का जो है मतलब जो ये लास्ट चैप्टर होता है, ठीक है। टोटल 12 जो चैप्टर थे इलेक्ट्रिकल के, उन सबसे 5-5 क्वेश्चन लिए गए हैं, और ये हमारा लास्ट सेक्शन है, ठीक है। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सभी से क्वेश्चन लिए हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी ना छूटे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ठीक है, का उदाहरण है। आपको बताना है सूर्य, पवन, भूतापी ऊर्जा और जो उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। परंपरागत और अपरंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इसमें बेसिकली डिफरेंट ये होता है। परंपरागत का मतलब जो पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे हम मिट्टी का तेल हो गया, जो क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया, ये सब जो हम प्रयोग करते हैं ये एक लिमिटेड सोर्स है जो अर्थ पे है, तो इनको परंपरागत बोलते हैं। और जो नया है जैसे सूर्य की रोशनी से हम सोलर प्रयोग कर रहे हैं, एयर विंड का प्रयोग कर रहे हैं, और भूतापी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, ये न्यू सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इन्हीं को आपको रिन्यूएबल सोर्स बोल सकते हैं, आप परंपरागत ऊर्जा के स्रोत बोल सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल भी हलवा सा क्वेश्चन है, तो इसको आप बना लेंगे। ए ऑप्शन है पावर हाउस, बी सब स्टेशन, सी ग्रिड स्टेशन, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पावर हाउस पे हम जो विद्युत का उत्पादन करते हैं उसमें पावर हाउस होता है, ठीक है। जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपके ऑप्शन है कंट्रोल गेट, रिजर्वायर इंग्लिश में बोलेंगे, पेनिस्टॉक या टेल रेस इसको बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है तो इसको समझ लेंगे, ठीक है। कंट्रोल गेट, रिजर्वायर हो गया, पेन स्टॉक और टेल रेस, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पेन स्टॉक, ठीक है। पेन स्टॉक जो एक नाली होती है, सुरंग टाइप की होती है, जहाँ से हम पानी को टरबाइन तक फ्लो करवाते हैं, मतलब भेजते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। यूरेनियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर जर्मेनियम, ठीक है। तो ये सब जो जर्मेनियम है ये चालक है, सोडियम आप जानते हैं, पोटेशियम भी जानते हैं, यूरेनियम जो होता है ये जो होता है रिएक्टर्स में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, यूरेनियम जो हो जाएगा आपका जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235, 238 दो कैटेगरी के होते हैं,
यहाँ से आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा स्रोत से किस विद्युत द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो आपका जो होता है एटॉमिक पावर प्लांट, इससे किस स्रोत से ऊर्जा प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नियंत्रित नाभिकीय संलयन या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित, कंट्रोल्ड जो होता है न्यूक्लियर जो आपका विखंडन कराते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट आंसर हो। तो ये 12 टॉपिक थे, 12 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। ये दोनों सेट काफी इंपॉर्टेंट है और कहीं भी आप भी जिसमें भी इलेक्ट्रिकल पूछ रहा है ये सेट काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सेशन कैसा लगे, अगर आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है तो ये सेशन कंटिन्यू रखा जाएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू यहाँ पे बोला जा रहा है और लास्ट में वो एक लाइन कि छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही में चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना है और आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये QR कोड भी यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो टेक्टिव के नाम से है, यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपकी जो कमेंट क्वेरीज है ये कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और भी कोई सुझाव सजेशन है उसको बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी